नमस्कार। मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, कक्षा 11 इतिहास की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसमें लेखन कला और शहरी जीवन, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। इस हेतु मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के चर्चा के बिंदु हमारे इस प्रकार से रहेंगे कि हम पहले शहरीकरण का परिचय, दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण हुआ वो किस प्रकार से हुआ, मंदिर का क्या महत्व है और राजा का क्या संबंध रहा शहरीकरण से, शहरी जीवन और उनका समाज किस प्रकार से था, इस प्रकार से हम इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो विकास है 5000 ईसा पूर्व से इनमें जो बस्तियों के द्वारा नगरों के रूप में ये बदलने शुरू हो गए थे। हम जानते हैं कि जो शहर है वो कई प्रकार के शहर होते हैं। कुछ शहर ऐसे हुए कि जिनमें पहले राजा की राजधानी रहा, या राजा की जो बड़े-बड़े प्रांतपति रहे होंगे, उनकी राजधानी रहा, उनके सैनिकों का स्थान रहा, तो उसके इर्द-गिर्द चारों ओर शहर विकसित हो जाता है, उसको हम शाही शहर कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर होते हैं, जिनको हम व्यापारिक केंद्र के रूप में कहते हैं। कोई एक ऐसे स्थान होते हैं जिसके द्वारा आसपास के क्षेत्रों, गांवों और अन्य देशों का व्यापार सुगमता से हो सकता है। ऐसे स्थान पर व्यापारिक गतिविधियां और आर्थिक गतिविधियां, शिल्प की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है। ऐसे नगर जो है उस ऐसे केंद्र के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन नगरों को हम व्यापारिक नगर कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर होते हैं जिनमें एक समुदाय का देवता होता है जिसका मंदिर बनाया जाता है, और धीरे धीरे उस मंदिर के आसपास जो है क्या होता है, शहरीकरण जो है इस प्रकार से विकास होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से है कि शहरों का विकास जो है शाही शहर के रूप में, व्यापारिक शहर के रूप में और एक मंदिर के शहर के रूप में ये शहर विकसित हुए। यानी बस्तियों से शहर विकसित हुए, मंदिर के कारण शहर विकसित हुए, व्यापारिक गतिविधियों के कारण शहर हुए, राजा और उसके सैनिकों के अड्डों के रूप में धीरे धीरे वो शहर बने। तो ये जो है हमारे शहर बनने शुरू हुए। अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि मंदिर के शहर किस प्रकार से होते थे, तो उनको हम इसमें जानेंगे। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी नगर हैं, उनमें अगर बात करें तो आरंभ में वहाँ जो बस्तियां रही होंगी, स्थायी रूप से लोग बसे होंगे, तो धीरे धीरे करके वहाँ पर बाहर के लोग आने शुरू हुए, उनका जमावड़ा होता गया और उन लोगों ने आपस में सुलह से रहना शुरू किया होगा, और उन्होंने अपने कुल देवता के नाम पर मंदिर बनाने शुरू किए होंगे। ऐसे मंदिर उन्होंने वहाँ पर बनाए। जैसे जो उर नगर है, वो उनके देवता उर नाम के देवता के पर वो नगर है। तो उर दरअसल चंद्रमा को कहते हैं। इसी प्रकार देवी है वहाँ की मेसोपोटामिया की, उसका नाम है इन्नाना। उसको प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में कहा जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इस प्रकार के कई देवी देवताओं के मंदिर बनाने शुरू किए। तो नगर का एक प्रमुख देवता होता था, और उसको वही जो है उस नगर का केंद्र वहीं से हुआ, और वहीं से नगर विकसित होना प्रारंभ हुआ। तो पहले उन्होंने मंदिर बनाया, तो उस मंदिर के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वहाँ, जैसे मंदिर हम जाते हैं तो मंदिर को जो है ईंटों के द्वारा उन्होंने चिनाई करके और एक मंदिर बनाया। एक दूसरा क्या हुआ कि मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि फूल वाले, प्रसाद वाले और विभिन्न प्रकार की श्रृंगार सामग्रियाँ इत्यादि बेचने वाले
वहाँ पर होते हैं। तो धीरे-धीरे करके इसी प्रकार से मेसोपोटामिया के नगरों में भी मंदिर के चारों ओर जो है, जो भेंट लेकर के आने वाले थे, वो लेकर के आने लगे। धीरे-धीरे करके वहाँ पर जिनको कोई सामग्री बेचनी होगी, जिनको कोई सामग्री खरीदनी होगी, ऐसे लोग भी वहाँ पर आने लग गए और वो लोग मछलियाँ, अनाज, चक्की और ये औजार इत्यादि ये चीज़ें लेकर के वहाँ पर सामग्रियों को बेचने खरीदने का कार्य करने लग गए। इस प्रकार से वहाँ पर क्या हो गया, एक आर्थिक गतिविधियाँ जो है शुरू हो गई। क्या-क्या काम शुरू होने लग गए वहाँ? तेल निकालना, अनाज पीसना, ऊनी कपड़े बुनना, कातना इत्यादि ये सब चीज़ें वहाँ पर होने लग गई। तो इसमें जो जो भी लोग थे, उन लोगों के लिए जो लेकर के मंदिरों में लेकर के आने वाले लोग थे, वो भगवान के लिए पशु भी लाते थे, रोटी, जौ की शराब, मछली इत्यादि ये लाते थे। और या लोग जब खेती करके जो सामग्री आती थी, उसका वितरण सही ढंग से हो, राजा का कितना कर बैठता है या फिर आपस में जितने मजदूर हैं उनका कितना हिस्सा होता है, उसके लिए भी वितरण के लिए मंदिर का उपयोग वो करने लग गए। इस प्रकार से धीरे-धीरे करके एक मंदिर ने एक संस्था का रूप ले लिया और जिसके कारण जो है एक आर्थिक गतिविधि जो है वहाँ पर प्रारंभ हो गई। ये दक्षिणी मेसोपोटामिया का एक 5000 ईसा पूर्व का मंदिर है। इसमें ये प्रवेश द्वार है। इस प्रकार ये बाहर एक भट्टी लगी हुई है जिस पर ये जो शराब इत्यादि बहुत सारी चीजें यहाँ बनती हैं। ये वेदिका है जहाँ मुख्य मूर्ति रहती है और ये चारों तरफ से जो है ये ईंटों द्वारा उसकी दीवारें खड़ी की गई होंगी, तो उसका शिखर भी रहा होगा। तो उसके खंडरों से ये पता चल जाता है इसका पूरा मंदिर का ही पूरा आंगन है जहाँ पर भक्त उसके आते रहते होंगे। तो ये उसके केंद्र में था, नगर के केंद्र में था। तो इस प्रकार से मंदिर जो है एक संस्था के रूप में बदल गई। अब क्या होता था कि जो हड़प्पा ये क्या कहते हैं मेसोपोटामिया में जो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से जब वर्षा ऊपर की तरफ जब वर्षा होती थी, नदी दजला और फरात की नदियों में बाढ़ आ जाता था। कई बार जब बाढ़ आ जाता था तो लोगों को विस्थापित होना पड़ता था। तो ऐसे कई प्राकृतिक आपदाओं से वो लोग कई बार प्रभावित हो जाते थे। तो उन लोगों के पास जो है कई दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था। दूसरा क्या होता था, ऐसे में वो प्रकृति से अपनी रक्षा के लिए कि वो बाढ़ ना आए, भूकंप ना आए या अन्य बीमारी ना आए, इसके लिए अपने देवता की वो विधिवत पूजा करते थे ताकि वो देवता उनकी रक्षा करे। इसी प्रकार से और भी कारण ये होते थे कि कई जनजातीय लोग जो हैं, जो खानाबदोश जनजातियाँ थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और जो भी जब उनको कुछ संकट के दौरान उनको खाद्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती थी, अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, वो दूसरे कबीलों पर जो है आक्रमण कर देते थे और उनकी चीज़ें छीन करके और आपस में बाँट लेते थे और उनके जो लोग हैं, उनको बंदी बना करके अपने यहाँ ले आते थे। ऐसे युद्ध बंदियों से वो बहुत सारे कार्य कराते थे। ऐसी लड़ाइयों में उनको उनका राजा और उनका देवता वो ये समझते थे कि यह उनकी बड़ी सहायता करेंगे। तो जो भी राजा बनता था वो इस प्रकार के युद्ध में विजय का नेतृत्व करता था और विजय होने के उपरांत वह प्रसन्नता पूर्वक और अपने देवता की आराधना करता था, उसकी प्रति कृतज्ञता प्रकट करता था कि उसके कारण जो है उनको विजय प्राप्त हुई। और उस मंदिर को और सजाने के लिए, उसकी मूर्ति को और अधिक भव्य बनाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के रत्नों का, पत्थरों का, विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, उनका उपयोग वो लोग करते थे। तो उसके लिए बहुत दूर-दूर से सामग्रियाँ बनाई जाती थी। बड़े सुंदर मंदिर वहाँ बनाए जाते थे।
जिन जिन के जो भी इष्ट देवता होते थे उनके लिए वो बनाते। इस प्रकार से मंदिर और मूर्तियां जो है वहाँ की बहुत ही विशिष्ट परंपरा जैसी थी। तो जो उनका मंदिर का देवता है वो आपदाओं से भी रक्षा करता था, परस्पर युद्ध में विजय दिलाता था। विजय होने पर उनको भेंट होती थी। मंदिरों के लिए वो जो है बहुत कीमती सामग्री वो जुटाते थे। अब जो युद्धबंदी हैं उनके, ये देखो ये हाथ बंधे हुए हैं, ये एक सैनिक है जिसके हाथ में ये भाला है, ये भी सिपाही है, ये भी सिपाही है, और ये जो नीचे लेटे हुए हैं ये युद्धबंदी हैं। और ये जो रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, ये मेसोपोटामिया की जो पट्टिकाएं मिली हैं उनमें ऐसे चित्र आपको प्रायः मिलेंगे जिनके द्वारा हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वहाँ युद्ध कई बार होते रहते थे। राजा उन युद्धों का नेतृत्व करता था, उनमें विजय दिलाता था, और जो युद्धबंदी होते थे युद्ध के उपरांत, उनसे जो है मंदिर बनाने में और अन्य प्रकार की सामग्रियों को बनाने में, मजदूरी कराने में उन युद्धबंदियों का उपयोग वो लोग करते थे। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे करके उन नगरों में सेना, यानी इससे ये भी पता चलता है कि युद्धबंदियों को भी सेना में रखते थे और सेना बड़ी बनाई जाती थी। तो सेना जो है उनकी इस प्रकार से बढ़ती रहती थी। तो सैनिकों के काफ़ी चित्र मिले हैं, जिसके द्वारा ये स्पष्ट होता है कि जो उनके सिपाही थे, वो लोग बड़ी वीरता से लड़ते थे, और उनकी वीरता का, या जैसे वो कोई अगर मर गए तो उनका बड़ा सम्मान वहाँ पर किया जाता था। एक जगह ये पता चलता है कि जो युद्धबंदी थे, उनसे तो अनिवार्य रूप से वो श्रम करवाते रहते थे। तो काम के बदले में भी जो अन्य लोग लगते थे, जो मंदिर बनाने में, राजमहल बनाने में, अन्य प्रकार की भवनों को बनाने में जो लोग लगे रहते थे, उन लोगों को उनके काम के बदले में अनाज, कपड़ा, तेल इत्यादि ये दिया जाता था, और उसका हिसाब किताब ये रखा जाता था। ऐसी एक पट्टिका में मिला है कि एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक लगातार 10 घंटे रोज का काम करके उस मंदिर को बनाया होगा। इसी प्रकार से जो आर्थिक गतिविधियां वहां अन्य चलती थी, तो राजा के आदेश पर वहां जो है लोग पत्थर खोदने में लगे रहते थे, धातु खनिज लाने में लगे रहते थे, मिट्टी से ईंटें तैयार करते थे, उसको मंदिरों में जो ईंटों से चिनाई करते थे, और दूर देश जा करके अपने मंदिर के लिए वो सामान लाने में जुटे रहते थे। जैसे अरट्टा वाला उदाहरण दिया कि अरट्टा से वो किस प्रकार से दूध वो लेकर के आया, बहुमूल्य पत्थर लेकर के आया। तो इस प्रकार से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उर और उरुक की काफी जो है तकनीकी रूप से भी प्रगति हुई। वो कांसे के औजारों का प्रयोग करने लग गए थे, ईंटों के खंभे बनाने उन्होंने सीख लिए थे, और ऐसे ऐसे कमरे उन्होंने बनाने शुरू किए कि जैसे जो खंभे बनाए जाते हैं उस पर किस प्रकार से इमारत खड़ी हो जाती है, ऐसा उन्होंने बना लिया, ताकि जो दीवारें हैं वो छत का बोझ जो है सहन कर सके, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है वहाँ लकड़ी की भी बड़ी कमी थी। इमारती लकड़ी और जो मजबूत लकड़ी होती है वो वहाँ नहीं मिलती थी। इसके लिए भी उनको दूर देश के द्वारा लकड़ी, और यहाँ तक कि चक्की इत्यादि बनाने के लिए पत्थरों के उपयोग की जरूरत पड़ती थी। उनको पत्थर भी दूर से मंगाए जाते थे। मूर्तियां बनाने के लिए भी जिन पत्थरों का इस्तेमाल होता था उनको भी वह दूर से मंगाते थे। मिट्टी के बजाय पत्थर की मूर्तियां या पत्थर के जो अन्य सामग्रियां वो इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि पत्थर मिट्टी की तुलना में लंबे समय तक वो रह सकते थे,
उनका उपयोग लंबे समय तक हो सकता था। इसी के साथ-साथ उन्होंने जो एक युगांतकारी परिवर्तन उस वहाँ आया, कुम्हार की चाक का इस्तेमाल वहाँ होने लगा और उसके द्वारा वो विभिन्न प्रकार की बर्तनों का निर्माण वहाँ करने लग गए। साथ ही साथ वहाँ के लोग जो हैं, कई प्रकार की मूर्तियाँ जो कि मिट्टी से बनाते थे और एक खास वर्ग जिसको हमने लेखक वर्ग कहा है, वह मिट्टी की पट्टिकाएँ बनाता था, उनका निर्माण कार्य में लगे हुए थे और इसी तरह से अनेक प्रकार के कोन बनाना वो लोग जानते थे। इन कोन का इस्तेमाल बहुत स्थानों पर जो है, वो लोग करते थे। शहरी जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो शहर और गाँव में थोड़ा अंतर होता है। गाँव में जो सामाजिक वर्ग होता है, तो वह अधिकतर जो है, जाति पर आधारित होता है। तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं जाति के भले ही सब लोग एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन उनकी जातियाँ अलग-अलग होती हैं और जाति के रूप में उनमें विविधता होती है। विविधता का मतलब कोई जाति ऊँची हो मानी जाती है और कोई जाति जो है निम्न मानी जाती है। ऐसे डिफरेंसेस, ऐसी विविधताएँ ग्रामीण समाज में होती है। जबकि जो शहरी जीवन है, वह चूँकि आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर होता है, वो समाज, तो इसलिए उनका समाज, शहर का समाज जो है वो वर्गों में विभाजित रहता है। उसमें एक वर्ग ऐसा रहता है जो अधिक धनवान होता है, वो उच्च समझा जाता है। तो पैसे के आधार पर ही शहर में वर्गों में डिफरेंसेस होते हैं। कोई वर्ग जो ज़्यादा पैसे वाला हो, ऊँचा समझा जाता है और जो इनके पास वहाँ के शहर के समाज में उनको निम्न वर्ग समझा जाता है। तो ये कैसे पता चलता है कि किसी शहर में कोई ऊँचे वर्ग के लोग हैं, धनी वर्ग के लोग हैं? दरअसल क्या होता था कि किसी की मृत्यु के बाद उनका जो है दफनाया जब जाता था, तो उनके साथ जो भी वो व्यक्ति उपयोग करता था, तो उसकी सामग्री को भी उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। तो उसको इसलिए भी जो उसके समाधान हैं, उसमें ऐसा करने का अर्थ शायद यह हो सकता है कि लोगों को यह लगता होगा कि मृत्यु के बाद भी कोई किसी लोक में वह जाता होगा और वहाँ भी उसको जीवन जीने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग वो यहाँ करता होगा, उस दुनिया में, उस संसार में भी जब वहाँ वो मृत्यु के बाद गया है, वहाँ भी उन वस्तुओं की उसको आवश्यकता पड़ती होगी। इसलिए उसके साथ ऐसी वस्तुओं को दफना देते हैं। तो अब कल्पना स्पष्ट रूप से हो जाती है कि जो अगर धनी व्यक्ति रहा होगा, तो उसके साथ वो अवश्य ही बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग करता होगा, तो उसके साथ उन्हीं वस्तुओं को वहाँ पर दबाया गया होगा। और जो उसकी तुलना में निम्न आर्थिक स्थिति वाला होगा और तो वो भी ऐसी कम मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करता होगा, तो उसके साथ वो दबा दिया गया होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि उनके समाधानों से कि वह उनके समाज में जो शहरी जीवन का समाज है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में विविधता रही होगी। तो ये उनके समाज की विशेषता है। दूसरा, जो वहाँ पट्टिकाएँ मिली हैं, उनमें कई कानूनी व्यवस्थाएँ वहाँ दी गई हैं। उन कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर ये समझा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार की ज़्यादा वहाँ पर वो उसकी विशेषता थी। ऐसी परंपरा थी कि वहाँ एकल परिवार रहते थे। अब एकल परिवार का मतलब यह होता है कि माता, पिता और उनके बच्चे और जैसे ही बच्चों का बड़े हो गए, तो उनको विवाह उनके हो गए, तो विवाह के उपरांत फिर से वो नया घर बसा लेते थे, अपने माता-पिता से वो अलग हो जाते थे। इस प्रकार के परिवार को एकल परिवार कहते थे। ऐसा वहाँ पर होता था। तो वहाँ की विवाह की एक विशिष्ट परंपरा वहाँ होती थी। विशिष्ट परंपरा क्या होती थी? जैसे कोई जवान हो गए, अब उनकी शादी की इच्छा हो गई। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने घोषणा कर दी कि फलाने का लड़का या फलाने की लड़की अब शादी करने लायक हो गए हैं। ये घोषणा हो गई कि अब ये शादी करने के लिए तैयार हैं। तो जब वो सहमति हो गई उनकी शादी के लिए, तब जो वर पक्ष का यानी लड़के वाले क्या होते थे, वो
जो वधू है, तो उसके घर जो है वो उपहार लेकर के जाते थे और दोनों पक्षों से उपहार का आदान-प्रदान होता था और फिर वो साथ मिल बैठ कर के अपना सामूहिक भोजन इत्यादि का ये भी कर सब भोजन वगैरह सब करते थे और उसके बाद वो मंदिर में जाकर के भेंट चढ़ाते थे, उस देवता से आशीर्वाद लेते थे और तब जो है, जो लड़के की माता है यानी लड़की बहू बहू की जो सास है वो बड़े प्रेम पूर्वक जो है अपनी वधू को जो है उसके पिता के द्वारा दिए गए जो दाय का हिस्सा है उसको लेकर के तब अपने पुत्रों के पास उनको ले आती थी। तो जो पिता का घर, पशुधन, खेत जो भी है लड़की के पिता का वो उसके घर का हो जाएगा। अब लड़की जो है वो नए घर को चली गई, तो अपना हिस्सा लेकर के चली गई। अब उसका एक नया हिस्सा वहाँ पर बस जाएगा। जैसे हमारे समाज में भी होता है उसी प्रकार से यह यानी लड़की जो है लड़के के घर आ रही है और जो संपत्ति है लड़के के पिता की वो पुत्रों में बँट गई और अब एक के बाद एक जितने भी पुत्र हैं उनमें वो संपत्ति बँट गई। अब उतने परिवार नए सिरे से हो गए। इस प्रकार से वहाँ के विवाह की प्रथा थी। तो अब इनके जो समाज था वो किस प्रकार से नगरीय जीवन था, तो मेसोपोटामिया की नगरों की एक खास विशेषता थी कि वो नगर काफ़ी फैला हुआ था, बड़ी मात्रा में फैला हुआ था। तो जब उसकी खुदाई हुई थी तब वहाँ पर जो नक्शा मिला था वो एक विशेष प्रकार का नक्शा उसका मिला, इस प्रकार का नगर है। तो ये देख रहे होंगे आप ये कई प्रकार की सड़कें हैं। ये टेढ़ी-मेढ़ी भी हैं, तिरछी भी हैं, कहीं चौड़ी हैं, कहीं पतली हैं और घुमावदार गलियाँ हैं, इसकी पता नहीं चलता है कहाँ से आना है, कहाँ को जाना है। आप लोग ऐसे ही भूल-भुलैया करके इसको समझ सकते हैं। कोई कहीं फँस गया तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। जैसे आज के कई नगर हैं, वो बड़ी सुनियोजित तरीके से हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो उसमें मोहनजोदड़ो को देख लीजिए या हड़प्पा को देख लीजिए, उसकी सड़कें बिल्कुल समकोण पर एक-दूसरे को काटती थी। और कहीं पर यानी सड़क की बिल्कुल चौड़ाई फिक्स होती थी, लंबाई फिक्स होती थी। इस कारण जो है वहाँ पर बैलगाड़ियाँ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को लाद करके जा सकते थे, सामान छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ के नगरों की ऐसी विशेषता है कि यहाँ ऐसा संभव नहीं था। बैलगाड़ी कुछ आगे जा कर के फँस जाती थी, तब न वहाँ से छोड़ कर के तब लोग जो है सामग्री को घोड़े में, खच्चर में ऐसे करके ले जाते थे या लोग ही जो है उसको लाद करके उनको जाते थे। तो इस प्रकार से ये जोदड़ो या हड़प्पा के नगरों की तुलना में यहाँ पर नगर नियोजन का बड़ा अभाव था। इनके भवन कैसे होते थे? ये अंदर की ओर होते थे। बाहर से केवल प्रकाश भर वहाँ पर आता था और इनके आंगन अंदर की ओर होते थे और भीतरी आंगन में इनके हौज बने हुए थे। जैसे हम बरसात में होती है तो बरसात का पानी जो है वो छतों से होकर के आंगन से जहाँ से भी होता है वो निकलता है। हड़प्पाई नगरों में ग्रिड सिस्टम से उनकी नालियाँ बनी हुई थी। घरों का पानी जो है छोटी नालियों से बड़ी नाली में जाता था। बड़ी नाली जो है फिर बड़े नाले में जाकर के मिलती थी। बड़े नाले जो है सड़क की दोनों ओर जो है मेन होल के साथ जो है वो आगे बढ़ते थे। ढकी हुई बड़ी-बड़ी नालियाँ थी जो नगर से बाहर हो जाती थी। तो वहाँ का बड़ा अच्छा सिस्टम था, लेकिन यहाँ का ऐसा नहीं था। तो गलियों में कहीं-कहीं पर तो था, ईंटों द्वारा नालियाँ बनी हुई थी, कच्ची ईंटों द्वारा। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी थी। कहीं बनी हुई थी और कहीं नहीं बनी हुई थी। तो इस कारण क्या होता था जो गलियाँ होती थी वो कीचड़ से भर जाती थी। जैसे नक्शे में आपने देखा कि किस प्रकार की गलियाँ हैं उनकी, तो वो भर जाते थे। उसके कारण क्या होता है कि लोग जो हैं अपने घरों का कूड़ा जो है वो सड़कों पर फेंक देते थे, गलियों में। अब जो समय के साथ-साथ जो है वो कूड़ा-कचरा जो लोगों के या पशुओं के पैरों के नीचे वो दबता रहता था, दब कर के वो कुछ सालों में वो उठ करके उसकी मोटाई बढ़ती जाती थी, यानी ऊपर उठ जाता था। इस प्रकार से कूड़ा, मिट्टी वगैरह के जो ढेरों से
सड़क और गलियां जो है उठ जाती थी, जिस कारण से उनको अपना दरवाजा जो है, घरों का दरवाजा जब नहीं खुल पाता था, उनके सड़क के किनारे अगर घर बने हुए हैं तो घर का दरवाजा नहीं खुल पाता था, तो उसके लिए वो देहरी ऊंची बनाते थे या उनको ऊंची करनी पड़ती थी। तब घरों को जाने के लिए उनको सीढ़ियों द्वारा अंदर की ओर जाना पड़ता था, ऐसा उनका वहां पर समस्या हो जाती थी। और इसलिए ऊंची देहरी बनाते थे ताकि वर्षा का जो कीचड़ है वो या पानी है वो घर के अंदर ना आ पाए। इस प्रकार से घर अंदर की ओर उसका आंगन होना का अर्थ ये भी था कि और केवल एक दरवाजा होने का आशय ये भी था कि वो लोग गोपनीयता पर बहुत ध्यान देते थे, कि वो समझते थे कि घर की प्राइवेसी जो है बनी रहनी चाहिए, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए और उनके घर पर कोई नज़र न गड़ाए। इस तरह से वो बनाते थे और उसके बारे में उनके पास जो है कई प्रकार के शकुन, अपशकुन जो है वो रखते थे वो लोग। जैसे कुछ पट्टिकाओं में भी ये सब लिखा हुआ है। हमारे गाँव में भी कई बार या शहरों में भी कुछ कहते हैं, जैसे मंदिर के सामने घर नहीं होना चाहिए, आपके घर से ठीक मंदिर नहीं दिखना चाहिए, उससे नुकसान होता है। और घर के दरवाज़ा खोलते ही दूसरे का दरवाज़ा एकदम सामने नहीं पड़ना चाहिए। घर के सामने जो है खंडर नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई शकुन, अपशकुन जो है बने रहते हैं। कई लोग जो हैं घरों के आगे मिर्च, ये जूते, ये ऐसी चीज़ें, ये काली चीज़ें टाँग करके रखते हैं या कुछ वो बना के रखते हैं। तो ये वास्तुशास्त्र में भी इसका कई जगह उल्लेख भी आता है कि वो लोग जो हैं उनके घरों पर या उनके परिवार पर किसी कोई बुरी नज़र ना पड़े, किसी अनहोनी का साया ना पड़े, इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे शकुन और अपशकुन की जो है वो परंपराएं वो बनाए रखी थी। जैसे क्या था, ये इन इन लोगों के जैसे उर या उरु के नगरों में क्या था, उनकी जो पट्टिकाओं में मिला है उसमें लिखा हुआ है बातें कि घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो जो बहू है जो उनके घर में आएगी तो वो क्या है, धन दौलत लाती हो। यानी जिनके घर की देहली ऊंची उठी हुई हो उनके यहाँ काफी धन दौलत आएगा। वैसे तो ये बिल्कुल एक शकुन अपशकुन की तरह है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि उनके यहाँ तो लोग गलियों में कूड़ा कचरा वो कर देते थे जिससे घर के अंदर पानी आ सकता था। तो उन्होंने पहले से ये बना रखा था कि अपनी देहली ऊंची रखो पहले से ही, तो तुम्हारे घर में समृद्धि बनी रहेगी, यानी गंदगी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, तो समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा वो मानते थे। एक था कि सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि कई बार ऐसा हो जाता था कि कूड़े कचरे के और मिट्टी के द्वारा गलियां इतनी ऊंची उठ जाती थी कि दरवाजा बाहर की ओर खुल ही न पाए। इसीलिए उन्होंने पहले ही कह रखा था कि शकुन अपशकुन से जोड़ दिया कि दरवाजा अगर अंदर की ओर खुले तो उनका भला होगा, है ना, तो सौभाग्य मिलेगा, भला होगा तुम्हारा। तो इसीलिए वो दरवाजे को अंदर की ओर खुलने वाला बनाए लोग, इसके लिए उन्होंने ऐसा वो बना रखा था। अगर बाहर की ओर खुला हुआ बना दिया, भीतर की ओर न खुल करके बाहर की ओर खुलेगा तो ये मान के चला जाएगा कि जो पत्नी है वो अपने पति की यंत्रणा का कारण बनेगी। अर्थात जो परिवार है उसमें जो पत्नी है उसके व्यवहार से या उसके कार्यों से जो पति है वो उसके लिए बुरा होगा, ताकि लोग घर की देहली को ऊपर रखें और जो वहाँ दरवाजा है वो अंदर की ओर खुले, नहीं तो बाहर की ओर दरवाजा खुल ही नहीं पाएगा, ऐसा उनका वो बने। तो उसके लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी थी। तो ये मेसोपोटामिया के लोगों के परिवार हैं वो इस प्रकार के होते थे और इस ऐसा वो व्यवहार करते थे। उर में जो उर सहित जो अन्य नगर हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के, उनमें जो है वहाँ के नगर निवासियों के लिए एक सामूहिक कब्रिस्तान बने हुए थे, जिनमें राजाओं की भी
और वहाँ के जो नागरिक हैं, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, बिल्कुल जनसाधारण जो हैं, उनकी भी कई समाधियाँ पाई गई। और यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी समाधियाँ मिली हैं, जिनमें कि घरों के फर्शों के अंदर भी, नीचे भी लोग दफनाए गए थे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि एक बार दफना दिया हो, फिर वहाँ खंडर हो गया हो, जंगल जैसा हो गया हो, फिर वहाँ किसी ने नया मकान बनाया हो, फिर इससे भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से वो कब्रिस्तानों में दफनाते ही थे, घरों के अंदर भी कई बार उनको दफना देते थे। ऐसा जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऐसा कई बार देखने को होता था। इस भाग में हमने चर्चा की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के में जो शहरीकरण है उसका क्या महत्व है और मेसोपोटामिया के नगरों में लेखन कला का विकास किस प्रकार से हुआ। इन दो विषयों की हमने चर्चा की। धन्यवाद।